नमस्कार। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की इकाई 1 का सिलेबस हमारे सामने खुला हुआ है। इस सिलेबस पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं कुछ बातें एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। पहला तो ये कि आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी विशेष पर कुछ छोटी छोटी क्लासेस, और इन क्लासेस के माध्यम से हम इस बड़े से सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ सिलेबस को कवर करेंगे, अपितु ये सुनिश्चित करेंगे कि हम एक बेहतर समझ इस पर बना पाएँ। तो इसके साथ ही हम ये भी प्रयास करेंगे कि ये क्लासेस ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए उपयोगी रहें, बल्कि आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं हैं, चाहे वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे वो दिसंबर में होने वाली राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, इन पर भी हम फोकस करेंगे। और यूजीसी नेट के सिलेबस से हम भाषा वाला हिस्सा कवर करने के बाद उसके बाद हम राजस्थान वाले सिलेबस में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको कवर करेंगे, क्योंकि हरियाणा में तो यूजीसी वाला ही सिलेबस सेम दिया हुआ है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है यूजीसी नेट की इकाई 1, जो कि है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। इससे हम जो पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मैं ये पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़कर अभी नहीं बाँचूंगी, हम इसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक को कवर करने के बाद हम वापस से सिलेबस पर आकर चेक करेंगे कि कहीं उस टॉपिक में से कुछ छूटा तो नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ हमें पहला पूर्ण विराम दिखता है वहाँ तक हम इसको पहला टॉपिक मानकर कवर करेंगे। तो ये है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि आज का हमारा विषय है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें आज क्या पढ़ना है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए हमने किन सोर्सेस की मदद ली है। तो ये कुछ किताबें हैं। भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा का इतिहास, हरदेव बहारी जी की हिंदी भाषा। इन किताबों को आप अवश्य ले लें और इन किताबों को आप इन कक्षाओं के साथ साथ ही पढ़ने का प्रयास भी करें, तो आपको बेहतर समझ में आएंगी। और किताबों को पढ़ते वक्त आपको कोई समस्या आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप ज़रूर से उसको लिखें, तो मैं प्रयास करूँगी कि उसको आपको अलग से समझा सकूँ। ये एक यहाँ पर गाइड का नाम दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि आप यही गाइड लें, आप चाहें तो कोई भी गाइड ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी गाइड्स उपलब्ध हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा ठीक लगती थी। वैसे दृष्टि की गाइड का कंटेंट सब लोग बहुत अच्छा बताते हैं, मैंने उसे ज़्यादा नहीं पढ़ा है। मेरे पास वो थी पर मैं उसको पढ़ नहीं पाई क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी बड़ी है। ये मुझे साइज़ में छोटी थी, इसलिए पढ़ने में ठीक लगती थी क्योंकि बोझिल नहीं लगती थी। ठीक है, जो बातें मुझे लग रहा था कि महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहले कुछ समझना ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हमें बताते हैं कि विश्व में लगभग 3000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और उन 3000 भाषाओं को जब भाषा विज्ञानियों ने अध्ययन किया उन 3000 भाषाओं का, तो उन्होंने पाया कि कई भाषाएं ऐसी हैं जिनमें व्याकरणिक तौर पर, शब्द रचना के तौर पर, उच्चारण इत्यादि के तौर पर समानताएं पाई जाती हैं। तो फिर उन समानताओं के आधार पर उन भाषाओं को भाषा परिवारों में विभक्त कर दिया गया, और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन भाषा परिवारों को भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया गया। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो है भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। इसके लिए 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं या 4 भूखंड हैं, और उनके आधार पर कुल 18 भाषा परिवारों में विश्व की लगभग 3000 से अधिक भाषाओं को विभक्त किया गया है। तो सबसे पहला जो भूखंड या भौगोलिक क्षेत्र है वो है यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया का भाग आता है। दूसरा हमारे पास है अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा है अमेरिका भूखंड। तो इसको अब हम मैप में देख लेते हैं कि कौन सा भूखंड कहाँ पर अवस्थित है। तो ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों को मिलाकर एक भूखंड बना है, वो है अमेरिका भूखंड, और इनमें एक भाषा परिवार पाया जाता है, वो है अमेरिकी भाषा परिवार। उसके बाद दूसरा है हमारे पास अफ्रीका भूखंड। तो अफ्रीका भूखंड में जो इतना बड़ा हिस्सा है उसमें कुल कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कौन से? सूडानी, बंतू और बुशमैनी। ये देखिए यहाँ चार्ट में आपको दिए गए होंगे। अफ्रीका भूखंड, इसमें 3 भाषा परिवार, सूडानी, बंतू और बुशमैनी। उसके बाद हम चलते हैं
अगले भाषा परिवार पर। अगला हमारे पास है प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड वाला जो क्षेत्र है इसमें 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 भाषा परिवार? एक तो ये है मलय पॉलिनेशियन इंडोनेशिया वाला हिस्सा, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया वाला दक्षिण पूर्वी भाषा परिवार, ये पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसके नाम पर पापुई परिवार, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला ये हिस्सा मिला के ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार। तो ये कुल 4 भाषा परिवार हैं जो कि प्रशांत महासागरीय भूखंड में पाए जाते हैं। कुल कितने हो गए? प्रशांत महासागरीय में 3, अफ्रीका भूखंड में 3 और अमेरिका भूखंड में 1। अब 18 में से 8 तो ये हो गए, बाकी जो 10 हैं वो किससे संबंधित हैं? यूरेशिया भूखंड से। और यूरेशिया भूखंड ही है जिसमें कि हमारा यहाँ पर प्यारा भारत अवस्थित है। तो अब भारत यहाँ पर अवस्थित है तो जाहिर सी बात है कि हिंदी भी यहीं बोली जाती होगी, तो हमारी जो हिंदी है वो यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत आती है। और यूरेशिया भूखंड में भी कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। अब हम एक एक करके इस यूरेशिया जो भूखंड है उसके भाषा परिवारों की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारे यूरेशिया का मैप। इसी मैप जो हमने इससे पहले देखा था उसी मैप से हमने ये वाला जो हिस्सा है यूरेशिया वाला उसको अलग से ले लिया है। तो ये यूरेशिया का मैप रहा और ये रही यूरेशिया भूखंड के 10 भाषा परिवारों की सूची। इसमें सबसे पहला जो भाषा परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार, और ये यूरेशिया भूखंड का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। उसके बाद अगला जो है वो है द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सामी हामी परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, बाश्क परिवार, कॉकेशी परिवार, बुरुष्की परिवार और अत्युत्तरी या हाइपसबोरी परिवार। इसमें से हमें जो पढ़ने हैं वो हैं ये शुरुआती 5। ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो उसके लिए सीधा सीधा ये है कि जो भाषा परिवार हिंदी से किसी तरह संबद्ध हैं या भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र से संबद्ध हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकियों की तुलना में। तो हम एक एक करके इसे देख लेते हैं। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार का क्षेत्र कहाँ है? जैसे कि नाम में ही है, स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट है, भारत प्लस यूरोप वाला हिस्सा। तो ये यूरोप वाला हिस्सा और ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा, यहाँ ईरान, पाकिस्तान और ये उत्तर भारत का जो भाग है ये आ गया हमारा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद द्रविड़ परिवार। तो द्रविड़ परिवार कहाँ पाया जाता है? द्रविड़ परिवार का जो क्षेत्र है वो है भारत का दक्षिणी क्षेत्र। तो ये जो दक्षिणी राज्य हैं भारत के, यहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार पाया जाता है। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार का भाग हो गया। इसके बाद है चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार कहाँ पाया जाता है? चीनी भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो एक तो चीन में है, क्योंकि नाम में ही है चीनी भाषा परिवार। एक तो ये जो चीन वाला हिस्सा है यहाँ पर चीनी भाषा परिवार का क्षेत्र है, और उसके अलावा चीन से लगा हुआ भारत का जो भाग है, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य, वहाँ पर भी चीनी भाषा जो है वो बोली जाती है। तो अब हमें दिखाई दे रहा होगा, अब आप स्पष्ट तौर पर देखिए थोड़ा ध्यान से, ये है हमारा प्यारा भारत, ये जो हिस्सा है ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत में कुल कितने भाषा परिवार जो हैं अभी तक हमने देख लिए हैं? तो एक तो भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हमने देख लिया है इधर चीनी भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक, इसके अलावा 2 और हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें क्या है? सामी हामी परिवार। सामी हामी परिवार जो है, इस परिवार से एक भाषा निकलती है अरबी, और ये देखिए ये है सामी हामी भाषा परिवार का क्षेत्र। ये जो है ये सामी हामी भाषा परिवार का क्षेत्र है, और इससे एक भाषा निकलती है अरबी। और अरबी के कई शब्द हैं जो कि हिंदी में पाए जाते हैं, इसीलिए अरबी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो 5वां भाषा परिवार है वो है यूराल अल्ताई। यूराल अल्ताई भाषा परिवार से भी एक महत्वपूर्ण भाषा निकलती है और वो है तुर्की। तुर्की का भी हिंदी पर प्रभाव है, इसीलिए जो तुर्की है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये 5 आपने देख लिए। उसके अलावा जापानी कोरियाई परिवार यहाँ पर लिखा हुआ है, बाश्क, कॉकेशी, बुरुष्की, अत्युत्तरी, ये जो परिवार हैं ये भी यूरेशिया भूखंड के ही अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं।
तो हम वापस से अपने चार्ट पर आते हैं। आपने देख लिया यूरेशिया भूखंड क्या है, अफ्रीका भूखंड क्या है, प्रशांत महासागरीय भूखंड क्या है, अमेरिका भूखंड क्या है और इसके भाषा परिवार क्या हैं। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाषा परिवारों में क्यों विभक्त किया गया है भाषाओं को। तो इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक से मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ रखा है वो देखने। और एक बात इम्पॉर्टेंट, सामान्य तौर पर कितने भाषा परिवार माने गए हैं? 18 भाषा परिवार, ये हम देख चुके हैं। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कुल कितने भाषा परिवार माने हैं? तो उन्होंने विश्व की भाषाओं को सिर्फ 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व भर की भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 18। और यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विश्व की भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया है, तो आपका उत्तर होगा 13। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास से जो पहला चैप्टर उसमें दिया गया है किताब में, उसका ही शुरुआती भाग है। इसको हम पढ़ेंगे और साथ ही ये जो सूची है ये उन भाषाओं की सूची है या उन भाषा परिवारों की सूची है जिनमें भोलानाथ तिवारी जी ने विश्व की संपूर्ण भाषाओं को विभक्त किया है। तो इनको भी हम एक एक कर पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस पन्ने को देख लेते हैं। तो विश्व में कुल लगभग 3000 या उससे कुछ अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, शब्द रचना, रूप रचना तथा वाक्य रचना के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि इन भाषाओं में काफ़ी कुछ बातें समान हैं। समानता इतनी अधिक है कि इसे केवल संयोग नहीं माना जा सकता। इसका एक ही कारण हो सकता है कि जो भाषाएं अपनी भाषिक विशेषताओं में समान हैं वे मूलतः एक ही भाषा से निकली हैं या विकसित हुई हैं। जैसे एक व्यक्ति के बच्चों से पीढ़ी दर पीढ़ी में जन्मे लोग एक ही परिवार के माने जाते हैं, उसी तरह भाषा शास्त्रियों ने एक भाषा से निकली और विकसित हुई भाषाओं को एक परिवार की माना है। इस तरह के विश्व में कुल लगभग 12-13 भाषा परिवार हैं जिनमें विश्व की सारी भाषाओं को विभाजित किया गया है। यहाँ संक्षेप में सभी परिवारों का परिचय दिया जा रहा है। आपको एक काम करना है, आपको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की ये वाली पुस्तक लेनी है। कोशिश करिए कि आप इसको खरीद ही लें, और यदि खरीद नहीं पा रहे हैं तो कहीं से अगर इसका PDF प्राप्त हो जाए तो वो भी बुरा नहीं है, और उससे आप ये पहला चैप्टर पढ़िए। अभी आपने इतना समझ लिया है तो उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर ये 12-13 लिख रहे हैं लेकिन सूची में इन्होंने 13 नाम दिए हैं, तो हम इसी संख्या को ठीक मानेंगे। और हम आगे अब कोशिश करेंगे कि इन सभी भाषाओं को, इसमें से जो जो महत्वपूर्ण है जैसे द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सेमेटिक, यूराल, इसके बारे में भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहा है उसको बारी बारी से देखें। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि आप कोशिश करिए कि ये चैप्टर आप किताब से पढ़ सकें ज्यों का त्यों। आपको उससे काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी और आपने इतना समझ लिया है तो उससे आपको ठीक तरह से वो चैप्टर समझ में भी आएगा। और जैसे ही हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। उससे आपको ये भी समझ आएगा कि हम जो सोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो एकदम ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इसको, इसमें से जो भी महत्वपूर्ण भाषा परिवार हैं उनको समझेंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।